हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछेगा ये साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बच्चों को याद ही रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और कुछ यहाँ सूचना दिया गया है। यहाँ पे ये एग्जाम डेट सबको पता चल गया कि 17 फरवरी से 25 फरवरी तक होने वाला है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, चित्र के द्वारा समझाया जाएगा। एक बार आप लोग चित्र के द्वारा समझोगे हमेशा याद रहेगा। ईजी और सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा। एग्जाम में आने वाले प्रश्न, इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। ये जो अंडाणु है वो कहाँ, निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? हमारा ऑप्शन है योनि में, गर्भाशय में, फेलोपियन ट्यूब में या अंडाशय में। तो हम लोग ये पिक्चर के द्वारा समझेंगे कि जब भी एक नर और मादा संबंध बनाते हैं तो इसके थ्रू शुक्राणु निकलता है और यहाँ पे ये जो ओवेरी है यहाँ से अंडा निकलता है और यहाँ पे जाके शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ये जो नली है, ये नली, इसका नाम है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये अंडा निकल के और यहाँ पे आता है और इधर से स्पर्म निकल के जाता है और यहीं पे ये निषेचन की क्रिया होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया कि अंडाणु निषेचित जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कूटपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो कूटपाद जो होता है वो अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में। ये हमने अमीबा का पिक्चर बना दिया। ये एक कोशिकीय जीव है और इसमें विखंडन होता है, द्विखंडन। मतलब ये अमीबा धीरे धीरे कुछ इस टाइप से आकृति बनेगा और बाद में चल के दो अमीबा में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है द्विखंडन विधि द्वारा इसमें जनन होता है। क्वेश्चन पूछा है कि अमीबा में कुटपाद, कुटपाद जो होता है एक तरह से ये पैर का टाइप का होता है इसमें कुटपाद, जो इसको भोजन करने और चलने में मदद करता है। तो कुटपाद का क्या काम है? भोजन करने और चलने। एक तरह से इसको फॉल्स फुट भी बोला जाता है, मतलब डुप्लीकेट पैर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है? नर युग्मक मतलब किसी मेल में से कौन सा क्या निकलता है वो। तो हम लोग देखेंगे शुक्राणु, ऑप्शन में शुक्राणु होगा, अंडाणु होगा, योनि हो गया या फेलोपियन ट्यूब हो गया। अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये जो अंडाणु, फेलोपियन ट्यूब और योनि, ये तीनों मादा जननांग है, मादा का भाग है। नर युग्मक पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। ये हमारा पिक्चर एक है स्पर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल बहुत है, ध्वनि की चाल से ज़्यादा प्रकाश की चाल होता है। इसीलिए जब भी ये बिजली कड़कता है तो पहले लाइट हम लोग के पास पहुंचता है। तो कितना ये प्रकाश की चाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी ये तय करेगा। चलिए, वास्तव में ये जो दूरी होता है ये होता है 299,792,458 मीटर प्रति सेकेंड। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लगभग लिख दिया जाता है। ठीक है, और ये प्रकाश की चाल को हम लोग किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसको सी के द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान रखेंगे, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि पीत कहाँ से स्रावित होता है? ये जो पीत है वो कहाँ से स्रावित होता है? हमारा ऑप्शन है अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कि ये जो पीत है वो यकृत, यकृत मतलब लीवर, यकृत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत बोले तो लीवर। क्या होता है यकृत? मतलब लीवर, LIVER, लीवर को ही हम लोग यकृत बोलते हैं। तो यकृत स्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत, ये जो पीत है वो स्रावित होता है हमारा लीवर से निकलता है। और स्टोर कहाँ पे होता है? स्टोर होता है ये पित्ताशय में। और पित्ताशय से होते हुए वो छोटी आंत में चला जाता है और वसा का पाचन में मदद करता है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, अगर पूछेगा पीत क्या चीज़ के पाचन में मदद करता है तो वसा, मतलब फैट को कम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी, मतलब साफ साफ अगर देखना हो तो कम से कम कितना दूरी चाहिए? हमारा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर या 30 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। देखिए मैडम पढ़ रहे हैं अखबार, ये अगर 25 सेंटीमीटर दूरी है तो इनको देखने में तकलीफ कम होगा, आंख में जलन कम होगा, दर्द कम होगा। उससे ज़्यादा या कम दूरी पर पढ़ने से आंखों में प्रॉब्लम होता है। तो अगर स्पष्ट देखना है तो हमारा कम से कम कितना दूरी रहना चाहिए? कम से कम हमको रहना चाहिए 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है एकलिंगी पुष्प क्या है? ऑप्शन है पपीता है, मक्का का फूल, खीरा या इनमें से सभी। एकलिंगी पुष्प, चलिए हम लोग समझते हैं पहले। देखिए यहाँ पे एक फूल का ये पिक्चर दे रखा है। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं
तो ये अड़हुल का फूल है, इसमें यहाँ पे छोटा छोटा ये बना हुआ है और उसके बाद यहाँ भी, मतलब इसको हम लोग द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। और सबसे मेन वाला भाग जो होता है जिसको पिस्टल बोलते हैं, ये जो होता है ये स्त्री जननांग है, मतलब स्त्री केसर बोलेंगे। और ये जो पार्ट हो गया इसको हम लोग पुंग केसर बोलेंगे। तो वैसा पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों हो, स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों हो, उसको हम लोग द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। और जैसे यहाँ पे देखिए मक्का का यहाँ पे पौधा है, इसमें यहाँ पे जो फूल रहता है और मक्के के ऊपर जो फूल रहता है दोनों अलग अलग होता है। एक पुंग केसर होता है, एक स्त्री केसर होता है, दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको एकलिंगी पुष्प बोलेंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पपीता में भी एक लिंगी होता है, खीरा भी एक लिंगी होता है और मक्का भी एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होगा वो है ओम। ठीक है, प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध जो होता है ना वो किसी भी परिपथ में, मान लेते हैं कि ये एक तार है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, जब बिजली प्रवाहित होता है तो उसको जाने से रोकता है, इलेक्ट्रॉन को गमन करने से रोकता है, जिस कारण ये गर्म ज़्यादा जल्दी हो जाता है और गल के गिर जाता है। मेनली प्रतिरोध जो होता है किसी भी धारा को अवरुद्ध करता है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध। तो ये एक फार्मूला इसका याद कर लेना है कि प्रतिरोध बराबर जो होता है आर से प्रतिरोध को डिनोट करते हैं V/I। ये जो V जो होता है ये वोल्ट होता है, I जो होता है ये धारा होता है, विद्युत धारा को I से डिनोट, और प्रतिरोध इसको R से डिनोट करते हैं। तो ये एक फार्मूला याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरोदू का संबंध किससे है? यूरोदू क्या है? क्या है यूरोदू? ऑप्शन है हमारा वायु प्रदूषण से संबंधित है, जल प्रदूषण से संबंधित है, मृदा प्रदूषण से है, कि इनमें से कोई नहीं। यूरोदू, तो ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पिक्चर नीचे जो बना हुआ है इसमें देखेंगे कितना सारा धुआं है, तो इसका मतलब हुआ यूरोदू जो है वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो यूरोदू का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है। इसमें क्या होता है कि वायु, ये वाहन द्वारा निकलने वाले, जो वाहन से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ताप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे चालक का प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ता है, जितना प्रतिरोध बढ़ेगा ना उतना तार गलने की चांस ज़्यादा रहेगा। मान लेते हैं कि इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि दो गो तार लेंगे, एक हो जाता है मेरा तांबा का तार और एक हम ले लेते हैं ये कॉपर का तार है और ये लोहा का तार है। जब ये दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो तांबा का प्रतिरोध कम होता है, एक कारण इसमें इलेक्ट्रॉन एकदम आसानी से प्रवाहित होगा, लेकिन लोहा का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसको रोकेगा, अच्छा से गति नहीं कर सकता, इसमें बिजली विद्युत धारा आसानी से नहीं प्रवाहित होगा और अगर ये गर्म होकर जल्दी गल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ताप बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ता है, ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील समूह, मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो ये लिस्ट बना रखा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा, सबसे ज़्यादा सक्रिय जो होता है ना वो होता है पोटेशियम। ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम, इसी टाइप से सबसे कम होता है गोल्ड और प्लेटिनम का। तो इसमें देखेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा सक्रिय के लिए बोल रहा है, तो 2 नंबर में ऑप्शन सोडियम दे रखा है। ठीक है, 2 नंबर में सोडियम है, ऑप्शन में ये हमारा बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब ऐसा एक्टिव एलिमेंट है जिसको केरोसिन तेल में डाल के रखा जाता है, क्या है कि सब हवा और पानी से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। ये जो लिस्ट है ये याद करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा एल्काइन का सूत्र पूछा है, तो हम लोग ये क्वेश्चन में देखते हैं कि सब में लिखा हुआ है CnH2n CnH2n CnH2n, एक में +2 है, एक में -2 है, एक में कुछ नहीं है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि जहाँ एल्काइन, काइन मतलब एक तरह से कानना, मतलब रो रहा है, इसका मतलब इसमें -2 कर देंगे, तो एल्काइन का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा CnH2n -2। उसके बाद ये जो है ये एल्कीन का सूत्र हो जाएगा और CnH2n +2 अगर देगा तो ये है एल्केन का सूत्र। ये तीनों सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन। एल्केन, केन है मतलब कि उसमें 2 + 2 हो जाएगा, एल्कीन में कुछ नहीं और काइन में -2 लग जाएगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूला याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है? नाम सुने हैं जिब्रेलिन? तो जिब्रेलिन जो है हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन जो है वो हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? तो ये एक पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या करता है? बीजों के अंकुरन में मदद करता है। देखिए यहाँ पे
ये जो छोटा सा बीज रोपे है वो धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है, बीजों के अंकुरन में मदद करता है। उसके बाद इसके तना और पत्ती को वृद्धि में मदद करता है, तना और पत्ती की वृद्धि में भी मदद करता है कौन सा, जिब्रेलिन। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जिब्रेलिन जब भी आएगा तो ये वृद्धि और विकास वाला हार्मोन है। क्या करता है, तना की लंबाई वृद्धि करता है और बीज का अंकुरन में भी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है क्या चीज़ के लिए, फ्लोएम क्या चीज़ के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है जल संवहन, एमिनो अम्ल संवहन, भोजन संवहन या ऑक्सीजन का संवहन करता है। मतलब ये जो फ्लोएम है ये इसका क्या काम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम जो है वो भोजन का संवहन करता है। यहाँ पे हम कुछ पिक्चर बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक पेड़ का फोटो हम बनाए हैं, ये एक वृक्ष है, इसमें ना जाइलम और फ्लोएम दोनों उत्तक पाया जाता है, दो गो संवहनीय उत्तक है। ये जो है जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम का क्या काम है कि ये जड़ से खनिज लवण और जल दोनों पहुंचाता है पत्ती के पास, ठीक है, पत्ती के पास पहुंचा देता है जल और खनिज लवण। उसके बाद पत्ती में जब भोजन बन जाता है, जब भी पत्ती में भोजन बन जाता है उसके बाद फ्लोएम बना हुआ भोजन को पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, बना हुआ भोजन को लेके विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो यही काम होता है जाइलम और फ्लोएम का। तो फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करते हैं और अगर जल संवहन करेगा तो ये कौन सा करेगा, जाइलम, ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं किस टाइप से ये जाइलम ऊपर की तरफ जल और खनिज लवण को ले जा रहा है और बना हुआ भोजन को फ्लोएम नीचे जड़ तक भी लाएगा और ऊपर भी ले जाएगा, मतलब विभिन्न भागों तक उसको ले जाने का काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। जैसा कि ये पिक्चर में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दो गो तंत्रिका सेल है, तंत्रिका कोशिका है और इसके यहाँ पे गैप है, यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों अंतिम मिलते हैं, मतलब इसका सूचना यहाँ गया फिर इसके बाद इसमें ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ वाला जो खाली जगह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सिनेप्स। दो तंत्रिका के बीच खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका जो होता है मेनली संचार नियंत्रण केंद्र है, मतलब सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अभिसारी लेंस इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल और उत्तल दोनों लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है। अभिसारी का मतलब होता है कि जब प्रकाश अगर आए तो वो कोई एक पॉइंट पर आके सब मिले, एक जगह आके सब सिकुड़ जाए, एक जगह फोकस करे वो, तो वो होता है अभिसारी लेंस। तो हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि एक यहाँ पे उत्तल लेंस लगा दिया गया है और जब भी उत्तल लेंस होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण आता है तो वो एक निश्चित पॉइंट पे आके सब जाके मिल जाता है, तो इसलिए हम लोग उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। और अगर अपसारी बोले तो वो हो जाएगा अवतल लेंस, जो बिखरता है एक पॉइंट पे न जाके सब अलग अलग बिखर जाए, वो होता है अपसारी लेंस। जैसे ये हो जाएगा, इधर जाएगा प्रकाश, इधर निकल जाएगा, मुड़ जाएगा सब, ये सीधे जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस बोलेगा तो अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर क्या है, पहले देखते हैं कि कौन सा दर्पण यूज होगा। तो हमारा ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण मतलब एक तरीका से शीशा। तो वो होता क्या है कि एक तरफ से उसमें पेंट किया रहता है शीशा में, दर्पण में, जब भी उसमें अगर प्रकाश आता है, अगर कोई माध्यम से प्रकाश आता है तो ये पेंट होने के कारण शीशा में जब भी टकराता है तो वो फिर मुड़ जाता है लाइट, और ये इसी टाइप से मुड़ते रहता है और एक बिंदु पर आके सब फोकसिंग करता है, ये फोकस बिंदु पे आके। तो जितना भी अवतल दर्पण में जब भी कोई प्रकाश आता है तो वो फोकस बिंदु पर आके फोकसिंग करता है, एक जगह लाइट को केंद्रित करता है, जिस कारण सौर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो वैसा स्थिति में ये जो पिक्चर में बता रखा है ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में खाना जल्दी पकने के लिए सौर कुकर में अवतल दर्पण का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दो नियम। कौन कौन से हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही लंब में होता है, और दूसरा को हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं कि किसी दो माध्यम और प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, ठीक है। चलिए तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है।
पिछला क्वेश्चन में था प्रतिरोध का SI मात्रक ओम था, और अभी विद्युत धारा का SI मात्रक। तो विद्युत धारा का SI मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और ओम जो हो जाएगा ये किसका मात्रक है? ओम प्रतिरोध का। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो जाता है? ओम। और कार्य, ऊर्जा और उष्मा का जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का क्या हो जाएगा? जूल। ध्यान देंगे। और देखिए ये विद्युत धारा को मापने के लिए ये यंत्र है जिसको अमीटर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? मतलब किससे लेंस ना बनाया जा सकता है? तो लेंस का मतलब होता है ए पट्टी से ओ पट्टी दिखाई देता है लेंस हो जाएगा, मतलब पारदर्शी पदार्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन है जल। जल में भी ए पट्टी से ओ पट्टी दिखाई देता है, मतलब लेंस का काम आ जाएगा। कांच में भी आ जाएगा। प्लास्टिक भी है, अगर पारदर्शी प्लास्टिक है तो वो भी लेंस का काम आ जाएगा। लेकिन मिट्टी से कोई लेंस नहीं बनेगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा मिट्टी। चलिए, आज का ये सेशन 20 खतरनाक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमने खत्म किया है। आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, और भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डालेंगे जो आपके एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।